तो सक्सेना साहब, महाभारती मंच पर आपका पुनः दिल से हमारे सभी दर्शकों की तरफ से जोरदार स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे मुसलमानों की घर वापसी कैसे हो। चिंता का विषय है। टुकड़े टुकड़े हिंदू समाज होता दिखाई दे रहा है। अखंड भारत या हिंदू राष्ट्र का सपना कब व कैसे पूरा होगा, इसके लिए एक ठोस रूपरेखा बनाए जाने की बहुत आवश्यकता है। कुछ लोगों का कहना है कि यूएनओ कुछ नहीं करेगा। अब आप देख ही रहे हैं, चाहे यूक्रेन हो, चाहे इजराइल, चाहे ईरान हो, चाहे यूएसए या यूएसएसआर, मुझे तो लगता है कि किसी भी दिन बहुत बड़ा विस्फोट होने वाला है। और जिस चीज का डर नहीं था वो ही होने वाला है। तो सर, हमारे बहुत सारे मित्रों की राय ये है कि मुस्लिम समुदाय को वोटिंग राइट से वंचित कर दिया जाए, मुस्लिम समुदाय को सरकारी नौकरी से वंचित कर दिया जाए, भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए। सर, समस्या ये है कि यूएनओ तो चिल्लाएगी, हर देश चिल्लाएगा, मगर ये जो सपोर्ट मिल रहा है आतंकवादियों को या आतंकवादी संगठनों को या आतंकवादी देशों को, वो हमारे मुस्लिम भाई तो दे रहे हैं। आपने कश्मीर में देख तो लिया, चाहे हरियाणा में आपने देखा हो, जहां 80-90% मुसलमान है, एक मुश्त वोट देते हैं। कुछ तो डर होना चाहिए, कुछ भय तो होना चाहिए इनको। और जब हम या हमारा देश हित में कुछ समय के लिए या दीर्घकालीन व्यवस्था के अंतर्गत नागरिकता दीजिए, आप मुसलमानों हर सुविधाएं दीजिए, बिजनेस करने दीजिए, मगर सरकारी नौकरी में और वोटिंग राइट से वंचित आप नहीं करेंगे तो इनके हौसले बढ़ते रहेंगे और ये देश को टुकड़े टुकड़े करवा देंगे। सर, तो सर, इस पर आप अपनी प्रारंभिक टिप्पणी दीजिए, उसके बाद मैं अपनी राय अपने अपने दर्शकों की राय आपके सामने रखूंगा। माँ भारती के सभी सम्मानीय दर्शकों को प्रणाम। देखिए, ये देश विविधताओं से भरा हुआ है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि एक विशेष धर्म या जिसकी हम बात कर रहे हैं मुस्लिम धर्म, इसकी नागरिकता समाप्त कर दी जाए। ये मेरा अपना सोचना है कि इस देश में संभव नहीं है। हमें राष्ट्र हित देखना है, और राष्ट्र हित में जो भी समाज या जो भी धर्म इसमें बाधा आए, चाहे वो हमारे सनातन धर्म का हो, चाहे वो दूसरे किसी अन्य धर्म का क्यों ना हो, उसके विरुद्ध कठोर कार्रवाई, जैसे वोटिंग का अधिकार, सरकार के द्वारा दी जाने वाली सभी सुविधाओं का अधिकार और राजकीय सेवाओं में जाने का अधिकार, ये सभी ले लेना चाहिए। इस बात पे मैं पूर्णतः सहमत हूं। अब जब आप ये कह रहे हैं कि अभी जब चुनाव हुआ जिसमें एक मुश्त वोट कश्मीर में या हरियाणा में बीजेपी के विरुद्ध पड़ा हुआ है, तो उससे पहले हमें यह समझना होगा कि जो समाज या जो धर्म किसी दूसरे देश में बैठे हुए लोगों के द्वारा संचालित हो रहा है,
उसमें कौन वो लोग हैं जो उनके लिए काम कर रहे हैं। देखिए, मैं बहुत पहले से ये बात कह रहा हूं कि कहीं ना कहीं उन धार्मिक नेताओं में एक विशेष गुण तो होता है कि लोगों को वो मोटिवेट कर लेते हैं। मैं अपनी पूरी जिंदगी में 100 लोगों को मोटिवेट नहीं कर पाया हूं कि जो मेरे लिए जान दे दें, लेकिन उन धार्मिक नेताओं के कहने पर वो अपनी जान देने को तैयार हो जाते हैं। तो ऐसी वो क्या चीज है, या वो ऐसा कौन सा तत्व है, या वो ऐसा कौन सा तथ्य है जो उनके दिमाग में भरा जाता है, जिससे कि वो इस देश के प्रति वफादारी ना दिखाकर वो अपने दूसरे जहां से वो संचालित हो रहे हैं उनके प्रति वफादारी दिखाते हैं। उसको जब तक जड़ से नहीं काटेंगे तब तक इस समस्या का समाधान नहीं है। अब जब हम देखिए, हम एक हम एक आम आदमी जो है वो इस समस्या से नहीं लड़ सकता है। आपने देखा कि जब लोकसभा चुनाव के बाद शपथ ग्रहण हुआ तो एक हैदराबाद के नेताजी ने जय फिलिस्तान फिलिस्तान कह के संसद के अंदर पूरे हमारे संविधान का मजाक उड़ाया। और जो संविधान के उच्च पदों पर बैठे हुए हैं उनको इतनी हिम्मत नहीं हुई कि उसके विरुद्ध कार्रवाई कर पाए। जो लोग अत्यंत सुरक्षा क्षेत्र में हैं, जिनके पास संवैधानिक पावर है, जिनके पास अन्य सभी शक्तियां हैं, जब वो अपने आप को हैंडीकैप समझ रहे हैं तो इस देश में आम जनता कैसे करेगी। ये एक विचारणीय बिंदु है। और हम उन नेताओं के प्रति, क्या लोकसभा के जो स्पीकर हैं उनके विरुद्ध हमें कहने की जरूरत नहीं है कि उन्होंने एक व्यक्ति जो संसद के अंदर जय फिलिस्तीन का नारा लगा रहा है उसको उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की। ऐसे ही जो छोटी छोटी घटनाएं होती हैं उन पे हमारे संविधान के उच्च पदों पर बैठे हुए लोग जब चुप रह जाते हैं तब समस्या प्रारंभ हो जाती है। जैसे अभी कुछ दिनों पहले बंगाल में एक घटना हुई जिसमें हमारी राष्ट्रपति महोदया ने कहा कि मुझको डर लग रहा है। ये उनका एक स्टेटमेंट है। अगर इस देश का राष्ट्रपति भी डरा हुआ महसूस कर रहा है तो इस देश की आम जनता कितनी डरी हुई होगी ये आप कल्पना कर लीजिए। इस प्रकार का जो कृत्य है, इस प्रकार का जो उच्च पदों पर बैठे हुए लोगों का कृत्य है वो हमारे समाज को नीचे की ओर ले जा रहा है। अगर समाज में जो संविधान के उच्च पदों पर बैठे हुए लोग हों वो कठोर कार्रवाई करने के लिए तैयार हों तब समाज की दिशा या देश की दिशा बदलेगी। केवल मुंह जवानी कह देने से अब काम चलने वाला नहीं है। क्योंकि हमारा एक समाज जो सनातन समाज है वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव नहीं है। वो साधारणतः जियो जीने दे में विश्वास करता है और वो ये उम्मीद करता है कि हमने जिनको चुनकर भेजा है वो ही इस पर निर्णय लेंगे। लेकिन जब वो लोग भी चुप होकर बैठ जाते हैं तब इस समाज का पतन प्रारंभ होता है। और हमारे देश के पतन का कारण भी यही है। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर इंजीनियर सक्सेना साहब। मगर चिंता का विषय ये है कि आतंकवादी विचारधारा पर रोक कैसे लगे। मुझे तो हमारे कुछ अभिन्न मित्र हैं, बड़ी चिंता इस बात की रहती है कि अगर इजराइल हमास जैसी समस्या इंडिया में हो जाए कभी तो हमारे तो अधिकांश मुस्लिम भाई लोग हैं आज तो वोट देते हैं बल्क में। कल माइंस बिछा देंगे हर मोहल्ले में, हर गली में, हर देश के हर क्षेत्र में तहस नहस कर देंगे। अगर आप ये उनके घर वापसी की बात नहीं करेंगे, घर वापसी में गलत क्या है सर? ये मुस्लिम कौम या ये धर्म इस्लाम तो
बहुत नया धर्म है ना सब। इनके आने के बाद इन्होंने सब तरह के कन्वर्जन करवाए। हिंदुस्तान के तो 80% मुसलमान का डीएनए हमारा ही है, और वो घर आ जाएं तो उसमें बुराई क्या है? और नहीं आए तो चाहे पाकिस्तान जाएं या बिना वोटिंग राइट के, बिना सरकारी नौकरी के यहाँ रहें, उनके गरीब तबके को खाना भी मिलेगा और स्वास्थ्य की सुविधाएं भी मिलेगी, और जो उद्योग धंधा करना चाहते हैं उसकी भी व्यवस्था कर दी जाएगी। और अगर आप चुपचाप बैठे रहेंगे, ये परोक्ष रूप से आतंकवादियों का समर्थन नहीं है तो और क्या है? श्रीनगर में इतनी एमएलए की सीट्स थी, भाजपा को किसी सीट पर इस लायक नहीं समझा गया। भाजपा ने अपनी जान लगा दी कि कश्मीर को चमकाएंगे, आगे भी चमकाने का वादा करते हैं, मगर हमारे इन भाइयों को कुछ नहीं चाहिए। उन्हें तो सिर्फ पाकिस्तान चाहिए और पूरी दुनिया में इस्लाम चाहिए। तो सर, कटु कार्रवाई इज द नीड ऑफ द आवर। आप सर इस पर टिप्पणी करें। देखिए सर, देखिए हमारे देश में लगभग 18 से 20% आबादी जो है मुस्लिम समाज की है। अब अगर आप उनमें सर्वे कराइए तो उनसे पूछा जाए आपको संवैधानिक व्यवस्थाएं चाहिए या शरीयत चाहिए। अगर आप टीवी डिबेट देखते हो तो उसमें क्या होता है कि हम शरीयत में छेड़छाड़ जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इस सरकार में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारे हमारे प्रधानमंत्री हैं जिनके जिनके इस्लामिक राष्ट्रों से बहुत अच्छे संबंध हैं। वहां पर शरीयत ला लागू है। तो शरीयत ला लागू अगर कराना चाहते हैं तो वो डिटो लागू कर दीजिए उनके ऊपर, जिसमें बहुत से हमारे मुसलमान मित्र थे वो ब्याज का पैसा नहीं लेते थे। या जो इस टाइप की जो शरीयत में नियम है वो सारे सिविल लॉज में और क्रिमिनल लॉज में लागू कर दीजिए। अगर कोई अपराध करेगा तो पब्लिकली उसको सजा मिलती है। अब हम जो क्या करते हैं, हमारे यहाँ सिस्टम में खराबी क्या है कि हम इसमें से भी ले लें, उसमें से भी ले लें, उसमें से भी ले लें, तो रिजल्ट कुछ नहीं मिलता है। अगर मान लीजिए, देखिए ये आप बहुत स्पष्ट समझ लीजिए कि एक 20 करोड़ की आबादी जिस देश में रह रही है उसको हम टोटली टारगेट नहीं कर सकते हैं कि आप चले जाइए या जो भी चीजें हैं। बहुत सारे रीजन है, देखिए सामाजिक, आर्थिक और सोशल जो देश का ताना बाना है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। अब हमें ये सोचना है कि देखिए हमारे धर्म में, या चूंकि आप लोग मूलतः हमारे साथ थे, हमसे ही कन्वर्टेड हुए हैं, तो हम हमें भाईचारा कैसे बन सकता है? भाईचारा से मतलब है कि मोदी जी ने बहुत कोशिश की उनको विकास के नाम पर। इसका मतलब है कि वो विकास नहीं चाहते हैं, उनको कुछ और चाहिए। अगर मान लीजिए उनको धार्मिक आजादी चाहिए तो उनको धार्मिक आजादी दे दीजिए, लेकिन धार्मिक आजादी फिर शरीयत के हिसाब से होनी चाहिए। उसमें यह नहीं होगा कि इस देश का कानून लागू होगा उन पर। शरीयत में वो कहते हैं कि अगर सजा हुई है तो सिर कलम होगा, तो सिर कलम कर दीजिए। अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति या कोई समाज ये चाहता है कि हमको सजा इस प्रकार से मिले तो उसको मिलने दीजिए। सऊदी अरब या इस टाइप के बहुत से कंट्री हैं जहां पर ड्रग्स का व्यापार जीरो है। अगर ड्रग्स पाए जाएंगे तो जिंदगी भर आप जेल में चले जाएंगे। तो अगर मान लीजिए इस टाइप को किसी व्यापार में कोई व्यक्ति लागू संलिप्त पाया जाता है, उसको तुरंत कोर्ट वोट खत्म कर दीजिए, उसके लिए सजा, सीधा सा सजा। तो आपको क्या होगा कि आपको जो शरीयत राह में कुछ अच्छाइयां भी मिलेंगी, कुछ बुराइयां मिलेंगी। हर हर सिस्टम में कुछ अच्छाइयां होती हैं, कुछ बुराइयां होती हैं। अब उनको एक मौका दे दीजिए कि आपको क्या चुनना है। शरीयत चुनना है तो पूर्णतः शरीयत चुननी पड़ेगी। और दूसरा देखिए, सरकार को समाज सुधारक नहीं बनना चाहिए कि 3 तलाक खत्म कर दिया मैंने। भाई अगर मान लीजिए कोई समाज या कोई व्यक्ति इससे खुश है तो रहने दीजिए। इससे आपको क्या फर्क पड़ता है कि कोई व्यक्ति अपने समाज में, अपने परिवार में 3 तलाक दे के छुट्टी पा रहा है या 3 दे के निकाह कर रहा है। हमें उनके सामाजिक कुरीतियों में सरकार को नहीं पड़ना चाहिए किसी भी। उसके लिए उनके जो समाज के जो नेता हैं उनको विचार करना चाहिए, उनको मोटिवेट करना चाहिए कि अगर कोई कुप्रथा है तो वो खत्म हो। मान लीजिए सनातन धर्म में बहुत सारी कुप्रथाएं थी, तो सरकार ने कानून लाया, कुछ समाज सुधारा का है, उन्होंने उन प्रथाओं को खत्म किया। अब सरकार जबरदस्ती पड़ेगी
कि ये हमारे हिसाब से गलत है, तो उनका उनका जो माइंड सेट है उसको उनके धार्मिक नेता बदल देते हैं। तो सरकार को मूलतः अपने कामों में फोकस करना चाहिए। हमारे मोदी साहब ने क्या किया कि जो 10 साल का काम दिया वो समाज सुधारक बन गए। सरकार में क्या क्या इम्प्रूवमेंट हो सकते हैं उस पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। तो हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है, हमारी जो बाकी जो चीजें हैं उस पर ध्यान दें, तो मुझे लगता है चेंज दिखाई पड़ेगा। सरकार को समाज सुधारक नहीं बनना चाहिए, मैं बहुत स्पष्ट कह रहा हूँ। सरकार अपना काम करे, सरकार शिक्षा दे, हॉस्पिटल अच्छे दे, बाकी चीजें दे, लेकिन सरकार को समाज सुधारक वाला काम नहीं करना चाहिए, वो उनके नेताओं में छोड़ देना चाहिए। लेकिन उसमें आधा अधूरा नहीं। आधा अधूरा का मतलब है कि जो शरीयत कहती है तो फिर वो एज इट इज ही लागू होगा। उसमें ये नहीं होगा कि हम अपने फायदे के लिए दूसरा कानून उपयोग कर लें और जिसमें हमको फायदा वो कानून उपयोग कर लें, ये संभव नहीं होना चाहिए। और जब एक बार ये लागू हो जाएगा तो आपको जो उन समाज के लोग जिनको हम कहते हैं कि साहब मोदी के विरुद्ध हैं, उनको समझ में आ जाएगा कि किस समाज में या किस संविधान में अच्छाइयाँ हैं, किस में बुराइयाँ हैं। वो अपने से ही परिवर्तन की बात करेंगे। सक्सेना साहब, हमारे दर्शक पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है काफी। जो आप शरीयत कानून की बात करते हैं और एक देश दो कानून वाली बात भी समझ में नहीं आती है, तो थोड़ा सा शरीयत के बारे में भी बता दीजिए। किस तरह से एक देश में दो तरह के कानून संभव हो सकेंगे, या इसमें क्या कठिनाई आएगी? देखिए, हम शरीयत के बारे में बहुत ज़्यादा नहीं जानते हैं, इसलिए हम उस पर बहुत ज़्यादा नहीं बोलेंगे। लेकिन जब भी चर्चाएं होती हैं, उनके धार्मिक नेता ये कहते हैं कि हम शरीयत में कोई भी बदलाव महसूस नहीं करेंगे। अगर मान लीजिए कोई समाज जो है, जैसे मान लीजिए आप देखिए कि बहुत सारे हमारे देश में छोटे छोटे कम्युनिटी हैं, वो उनके अपने आचार विचार रहन सहन का तरीका दूसरा होता है, वो उस हिसाब से रह रहे हैं। अगर मान लीजिए कोई भी धर्म के लोग अपना अपने हिसाब से रहना चाहते हैं, तो फिर उनको रहने दीजिए। आप उनको उनके प्रति समाज सुधार वाली भावना निकाल दीजिए। है। चूंकि वो इस देश में रह रहे हैं, तो जो इस देश में शिक्षा सुधार, शिक्षा स्वास्थ्य उनको देते रहिए। लेकिन बाकी अगर वो कानून कहते हैं मानवता के हिसाब से कि जो उनको शिक्षा है, उनको चिकित्सा है, ये चीजें देती रहिए। लेकिन जो बाकी जो अन्य कानून है, खासतौर से क्रिमिनल कानून हैं या जो भी अन्य कानून है, वो उनके शरीयत में जो उनके नेता कहते हैं शरीयत के हिसाब से ही कानून है, क्रिमिनल लॉ ही है, सिविल लॉ ही है, उनको उनके ऊपर इंप्लीमेंट कर दीजिए। कहाँ दिक्कत है? आप कर दीजिए, 10 साल 5 साल में सब सही हो जाएगा। सर, चिंता इस बात की है कि अम, दो कानून तो हो नहीं सकते। और दूसरी बात आपने जो कही कि सरकार को राजनीति, समाज में सोच या रिफॉर्म्स अलग अलग तरीके से होने चाहिए, या आपने ये कहा कि सामाजिक सुधार के बारे में ना सोचा जाए। हमारे काफी दर्शक ये सोचते हैं कि राजनीति तो अच्छे विचारों और अच्छे लोगों को आगे लाने की नीति है। तो समाज में अगर कोई कुव्यवस्था है तो उसको समाज कैसे ठीक करेगा अगर सरकार ही नहीं देखेगी? सर, इस पर अपना मत। देखिए सर, हमेशा ही दो विचारधाराएं चलती हैं। हम लोग रामराज कहते हैं, रामराज में भी विचारधारा, उस समय भी एक विचारधारा राम के फेवर में थी, एक विचारधारा थी जो राम के विरुद्ध जा रही थी। महाभारत काल में आइए, उस समय भी था, अच्छे लोग भी थे, खराब लोग भी थे। तो आपने देखा होगा कि ये दो विचारधाराएं हमेशा ही रहती हैं। अब डिपेंड ये करता है कि कौन सी विचारधारा प्रिवेल कर रही है या किसने किसको कैप्चर कर रखा है। चूंकि ये कलयुग चल रहा है, इसमें खराब विचारधाराएं जो हैं वो ज्यादा तेजी से फैलती हैं या वो ज्यादा शक्तिशाली हो जाती हैं। अब मेरा मतलब यह है कि देखिए, जब कोई समाज आपको सुनने को तैयार नहीं है, आप किसी समाज को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपको सुनने को तैयार नहीं है, तो फिर उसका इलाज क्या है? क्या एक बड़े वर्ग को छोड़कर सरकार अपनी पूरी ताकत किसी छोटे ग्रुप को समझाने में लगा दे? अब मेरा केवल ये कहना है कि अगर मान लीजिए जो वो शरीयत की बात करते हैं
तो शरीयत में क्या वोट देने का अधिकार है? जहां तक मैं जानता हूं या मेरी जानकारी है, जिन देशों में शरीयत कानून लागू है वहां डेमोक्रेसी तो नहीं है। तो शरीयत कानून में डेमोक्रेसी का इसका मतलब है वोट देने की कोई बात ही नहीं है। और जिस दिन हमारे जो सो कॉल्ड नेता, जो उनको एज ए वोट बैंक यूज करते हैं, अगर मालूम पड़ेगा कि उसके हिसाब से उनको वोट देने का अधिकार नहीं है, तो वो जो उनको भ्रमित करते हैं वो अपने से समाप्त हो जाए। सर मेरा कहना यह है कि जैसे हमारे कुछ मित्र भी कहते हैं कि डेमोक्रेसी का ये मतलब नहीं है कि आप सभी को वोटिंग राइट दे रहे हैं। अब आपने जैसे फरमाया अभी थोड़ी देर पहले, आपने कहा बहुत सारी कंट्रीज में तो शरीयत कानून लागू है और वोटिंग राइट है ही नहीं। हम अपने देश में कह रहे हैं कि कुछ अल्प समय के लिए या लंबे समय के लिए हमारे जो कंफ्यूज्ड डीएनए वाले भाई लोग हैं उनसे या तो प्रार्थना की जाए कि सर मेन स्ट्रीम लाइन में आने के लिए और आतंकवादियों को आपका सपोर्ट ना मिले, आप जो कर रहे हैं उसकी वजह से उनको ताकत मिल रही है, हम मजबूर हैं ऐसा करने के लिए। और जिस दिन आतंकवाद इस देश में खत्म हो जाएगा उस दिन आपके वोटिंग राइट और सरकारी नौकरियां सब कुछ बहाल कर दी जाएंगी। आपको कुछ तो कड़वी दवाई सर देनी पड़ेगी, नहीं तो बहुत ही आगजनी और विघटन की संभावना है सर इस देश में। इसके बारे में टिप्पणी करें सर। देखिए, इस बात से तो मैं पूर्णतः सहमत हूं कि देश की स्थितियां अच्छी तो नहीं है, और जो ताकतें विघटन के लिए जिम्मेदार थी 47 में, वो पुनः सक्रिय हैं और वो चाहती हैं कि इस देश को कई छोटे छोटे भागों में बांटा जाए। लेकिन समस्या कहां से आ रही है कि जिनको हमने लीडरशिप दी है इन 10 सालों में, क्या वो इन चीजों को समझ पा रहे हैं? क्या उनका क्या उनको उनको ये मालूम है कि हम किस दिशा में जा रहे हैं? क्यों वो ऐसे लोगों के विरुद्ध कार्रवाई नहीं कर रहे हैं जो दसियों साल से कोर्ट के स्टे के सहारे जेल से बाहर हैं, और वो इन इन इस धर्म के समाज के लोगों को एज ए वोट बैंक यूज करते हैं? लेकिन हमारी सरकारें जो चुनकर आती हैं वो उनके विरुद्ध कार्रवाई करने की हिम्मत नहीं जुटाते हैं और उनको पद्म पुरस्कार से और सम्मानित कर देते हैं। तो जब हम तो ये मान के चल रहे हैं कि लगता है कि कुछ हम में ही गड़बड़ है, जैसे जयचंद ने बुलाया था, वैसे ही हमने सत्ता सौंपी देश के रिफॉर्म के लिए, और उन्होंने ही जिन्होंने राम भक्तों का खून बहाया, जिन्होंने देश के साथ गद्दारी की, उनको ही हम पद्म पुरस्कार से सम्मानित कर रहे हैं। तो मुझे तो एक बार ही सोचना पड़ता है कि क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। सही दिशा जा रहे हैं या गलत दिशा में जा रहे हैं, मगर निश्चित रूप से भारत का आम नागरिक पूरी तरह से कंफ्यूज्ड है, हमारा नेतृत्व भी कंफ्यूज्ड है और हमारी गवर्नमेंट भी कंफ्यूज्ड है। और मेरा विचार यही है कि यूएनओ को देखिए, पंगु हो चुकी है। ये जो चार पांच छह राष्ट्र आपस में आज की तारीख में युद्ध और वर्ल्ड वार की तरफ अग्रसर होते दिखाई दे रहे हैं, यूएनओ का तो मुंह बंद है। किस दम पर वो ये कहते हैं कि ये तो मानवता के खिलाफ होगा कि भाई किसी को वोटिंग राइट से कम वंचित कर दिया जाए या किसी को सरकारी नौकरी ना दी जाए। ऐसा तो किसी देश में नहीं है। मगर विडम्बना सर ये है कि हमारे देश में और दूसरे देशों में ये जो विचारधारा है आतंकवादियों की, उसको सपोर्ट तो
कसम, 150 200 करोड़ मुसलमान, इससे ज्यादा मुसलमान दे रहे हैं ना। तो इस बारे में तो अभी हम ये सोचते हैं कि हमारा देश में सबसे पहले तो अंकुश उन लोगों पर लगना चाहिए जो हिंदू होते हुए भी राष्ट्रवादी नहीं। और मैं तो बड़ा आश्चर्य होता है कि आशुतोष जी इतने विद्वान पत्रकार हैं, बैठ जाते हैं और वो सिर्फ कहते हैं कि सब हिंदू हिंदू की बात करते हैं। भाजपा और आरएसएस, वो आरएसएस पर टिप्पणी कर रहे थे। आरएसएस ने कभी सोचा कि मुसलमानों को मेन स्ट्रीम में कैसे लाया जाए, या उनके बारे में कुछ सोचा ही नहीं जाता। मेरी समझ में नहीं आता कि उनके बारे में कौन नहीं सोचना चाहता। ये देश तो वास्तविक कुटुंबकम की बात करता है, और मोदी जी तो ये कहते हैं कि दुनिया इसी को मानने भी लगी है और चाहती भी यही है। मगर हमारे देश में नेतृत्व तो यही चाहता है, आरएसएस यही चाहती है, और 50% पॉपुलेशन ऐसा नहीं चाहती। वासुदेव कुटुंबकम से उनको परेशानी हो रही है। तो जिनको परेशानी हो रही है उनकी नकेल कैसे कैसे, इस पर चर्चा सर होनी चाहिए। देखिए, आप देखिए, छोटे छोटे से कंट्री हैं। आप सिंगापुर अक्सर जाते हैं, बहुत छोटा सा कंट्री है, लेकिन उनके यहाँ न्यायिक व्यवस्था दुरुस्त है। आप क्राइम करेंगे, पनिशमेंट पाएंगे। क्या किसी देश में ऐसा हुआ है जिसमें उस देश के रहने वाले लोग रातों रात, कश्मीरी पंडितों की बात कर रहा हूं, वो वहां से माइग्रेट कर गए हों और दयनीय स्थिति में जी रहे हों, उनकी महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ हो, और जिन्होंने राज किया, जिन्होंने, जिनके राज में ये सब हुआ, और आज वो पुनः सत्ता नशीन होने जा रहे हैं, और उसके बाद भी हम कहते हैं 10 साल, 1 डिकेड, 10 साल बहुत होता है। आपको मालूम है, महाभारत में केवल 18 दिन की लड़ाई में पासे पलट गए थे। 10 साल तक हमारी सरकारों ने उनको पाला है। क्या जब सरकार फुल फ्लेज मेजोरिटी में थी, कभी उसने ये दिखाया कि जो लोग, जिनके साथ अत्याचार हुआ और जो उस अत्याचार में भागीदार थे, उनके विरुद्ध कभी कोई कार्रवाई हुई? अभी हाल फिलहाल में बंगाल में चुनाव के बाद जब सरकार बनी थी, तो वहां पर भी हिंदुओं के साथ अत्याचार हुआ, हिंदू महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ, और हमारी केंद्र की सरकार चुपचाप बैठी रही। जब हम नेतृत्व में ये सोचते हैं कि हम शांति का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हो जाए, और जिन्होंने हमको चुनकर भेजा था जिस विचारधारा का, तो हमें पुनः शक होता है कि हमने गलत दिशा पकड़ ली है, सर क्योंकि सर मैं बात समय कर मौका नहीं देता है। सर मैं बात करना चाहता हूँ कि चाहे केजरीवाल हो, चाहे ये नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, ये पूर्ण राज का दर्जा की बात करते हैं, और साफ दिखाई देता है कि इन दोनों की नीयत जो थी कि सत्ता के साथ साथ उन्हें मनमानी करने का मौका मिल जाए। और कश्मीर में जब आतंकवादी, मैं तो निश्चित रूप से कहूंगा कि जो रूलिंग पार्टी है वो आतंकवादियों के समर्थन की वजह से है सर, फिर ऐसी पार्टी को, ऐसे प्रदेश को, इतने सेंसिटिव प्रदेश को
अगर पूर्ण राज का दर्जा दे दिया जाएगा तो चीजें नियंत्रित कैसे होंगी, और ये कहाँ तक सही है, और एक कैसे समझाया जाए हमारे जो कंफ्यूज्ड, जो अपने को कहते हैं कि हम तो भारत के अभिन्न अंग हैं, नाटक करते हैं मगर खिलाफत भी करते हैं, और किसी तरह ही चाहते हैं कि जम्मू और कश्मीर में फिर वही स्थिति आ जाए। और उन्हें पता नहीं क्यों पाकिस्तान में ऐसा क्या दिखाई देता है, पीओके में क्या स्थिति है, कितनी बुरी हालत है, पाकिस्तान की कितनी बुरी हालत है, भारत में कितने सुख और सुविधाएं दी जा रही हैं, वो दिखाई नहीं देती हैं। तो इसके लिए तो कुछ कठोर नियम कानून बनाने ही पड़ेंगे। और अपना ये बनेंगे सर तभी जो हमारे 80% हिंदू भाई जो हैं मोदी जी जैसे राष्ट्रवादी व्यक्तित्व को सपोर्ट करें। और उसके लिए आवश्यकता यही है कि हम अपने मुस्लिम भाइयों पर कठोर होने की बजाय अपने जो हिंदू भाई हैं जबरदस्ती की झूठे अपने को जाने कहाँ का मसीहा समझते हैं और मुसलमानों का साथ देते हैं और देश को कमजोर बना रहे हैं, इनका इलाज सबसे ज़्यादा जरूरी है सर, सबसे पहले। और इलाज सोशल बाइकाट के माध्यम से हो सकता है। दुनिया में या किसी भी समाज में कोई भी व्यक्ति अगर बाइकाट कर दिया जाता है और चिन्हित कर दिया जाता है, अब देखिए ये जो पत्रकारिता में एक लुटियन मीडिया हो गई, और दूसरा कौन सा हो गया, एक लुटियन मीडिया हो गई सर, और दूसरी आपके अम, वो गोदी मीडिया हो गई सर। गोदी मीडिया को मोदी मीडिया कहते हैं ये लोग। ये लोग कहते हैं कि मोदी से जुड़े हुए लोग गोंद की तरह जुड़े हुए हैं, तो गोदी मीडिया है। एक गंदा शब्द जोड़ दिया गया अच्छे पत्रकारों के लिए। और जो लुटियन मीडिया, आदमी सोचता है यार ये तो कुछ अंग्रेजी नाम है, कुछ अच्छा शब्द इनको मिल गया। और आप देखिए यूट्यूबर्स कितने हैं, और काफी यूट्यूबर्स दिन रात इसी में लगे रहते हैं कि महिमा मंडल करें ऐसे हिंदू नेताओं की जो मुस्लिम वोट बैंक की ताकत से नेशनलिस्ट गवर्नमेंट को हटा दे, फिर पैसे का बंदरवाट कर, सत्ता का बंदरवाट कर। इसके बारे में सर कुछ अपनी राय दीजिए सर। देखिए सर, मैं आपसे इस बात पर पूर्णतः सहमत नहीं हूं। उसका कारण यह है कि बाइकाट इन सब से काम नहीं होता है। सरकार चलती है डर से। जब राष्ट्र विरोधी ताकतें सर उठा रही हैं और हमारी सरकारों का रुख उनके प्रति नरम रहा है, लालू प्रसाद यादव जैसे नेता जो कन्विक्टेड हैं कोर्ट के द्वारा, और वो सुप्रीम कोर्ट से मेडिकल के आधार पर जमानत लेके घूम रहे हैं, और वो सिंगापुर भी जा रहे हैं, अडवाणी की उसकी जियो भाई मोटा भाई की शादी में भी जा रहे हैं नाचते हुए। और सरकार ने भी आंखें बंद कर ली हैं और कोर्ट ने भी आंखें बंद कर ली हैं। ये ये दर्शाता है कि हम भ्रष्ट राष्ट्र विरोधी ताकतों को बढ़ावा दे रहे हैं। सरकार वो होनी चाहिए कि जहां पर, चाहे वो यूट्यूबर हो, चाहे वो आम जनता हो, चाहे वो आपका मंत्री क्यों ना हो, अगर वो किसी राष्ट्र विरोधी गतिविधि में शामिल हो, चाहे वो कोई सुप्रीम कोर्ट का जज ही क्यों ना हो,
जब आपके पास फुल फ्लेज मेजोरिटी की सरकार है, अगर आपको लगे कि ये व्यक्ति राष्ट्रविरोधी ताकतों के साथ है या सहयोग कर रहा है, तो कठोर से कठोर अध्यादेश लाके उसको जेल के पीछे डालना चाहिए। जब तक हम उनकी महिमा मंडित सरकार के द्वारा करते रहेंगे, ये तमाशे होते ही रहेंगे। और और इससे ज्यादा, जब सरकार अब पूर्ण बहुमत में नहीं है, तो सरकार की भी अपनी लिमिटेशन हो जाती है। इस देश की जनता ने जब बहुमत दिया था, तो ये सोच कर दिया था कि जो कहा जा रहा है वैसा ही होगा। वैसा नहीं हुआ। अब हमें टीवी या कैमरे का मुंह छोड़कर पर्दे के पीछे रहकर स्ट्राइक करनी होगी। हम आज के युग में टेक्नोलॉजी के माध्यम से कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हम महिमा मंडन में ज्यादा लगे रहते हैं, जिसमें सरकार का भी पैसा खर्च होता है, आम जनता का टैक्स का भी पैसा खर्च होता है। और जो लोग जो हमारे राजनेता जो आज की डेट में उच्च पदों पर बैठे हुए हैं, उनके सबके नाम बोरा कमेटी की रिपोर्ट में हैं। और सरकार जब डर जाती है, बोरा कमेटी की रिपोर्ट जिसमें उन नेताओं के नाम जो इस समय बड़े स्तर के नेता हैं, उनके नाम दिए हुए हैं, और सरकार उस रिपोर्ट को पब्लिक करने में घबराती है। जो सरकार फुल फ्लेज मेजोरिटी में हो, जिसके नेता जेट प्लस सिक्योरिटी में रहते हों, और वो उन नेताओं के साथ लीनियंट व्यवहार करे, तब मुझे शक होता है कि इस देश का भविष्य क्या होगा। हम केवल एक समाज या एक धर्म विशेष की बात ना कर कर हम केवल ये बात करें कि जो व्यक्ति या जो समाज राष्ट्र विरोध या राष्ट्र विरोधी तत्वों के साथ खड़ा होगा, उसकी उसकी सजा या उसकी जगह केवल और केवल सलाखों के पीछे होगी। चाहे वो समाज में हो, चाहे वो सरकारी सेवा में हो, चाहे वो न्यायिक सेवा में हो, या अन्य किसी क्षेत्र में हो। और ये हमको होता हुआ प्रतीत दिखाई नहीं पड़ा है। जब सर मेरा ये कहना है जो सर मेरा ये कहना है कि समय कम है, और ये दिल मांगे मोर। मोदी समर्थक भी ऐसे ही सोचते हैं कि 10 साल में 100 तो ठोस काम हुए हैं, निश्चित रूप से 1000 भी हुए होंगे। कुछ क्षेत्रों में कुछ कमी रह गई थी। अरे मेजोरिटी तो भाजपा की पहले टर्म में भी थी, तभी ले आते आपके हिसाब से राम मंदिर। तभी 370 ले या 35 का हटा देते। कुछ कठिनाइयां होती हैं रूलिंग पार्टी को। अब की से 400 पार आप दे देते तो आप देखते क्या होता। आप तो देख रहे हैं न्यायालय को किस तरह का अंकुश लगाते हैं ये लोग। सरकार को कुछ करने देते हैं, विरोधी पक्ष अलग और न्यायालय अलग और हमारे हिंदू भाई अलग। इस सब के चक्रव्यूह से निकल कर अपने काम करने में मुझे लगता है मोदी जी लगे हुए हैं। हमारे काफी मित्र और इस भारत की जनता को दृढ़ विश्वास है कि मोदी जी कर लेंगे।